हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 10 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे और जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे वहाँ पर भी हम रेजोनेंस के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये एक कंसेप्ट है और एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जैसे कि मैंने इसकी बेसिक डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है। तो डायरेक्ट बेसिक डेफिनेशन पे जंप करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। देखो, हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स लिखने सीखे हैं मॉलिक्यूल्स के लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमें लिखने आते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल H2 का हमने लिखा था लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कैसे लिखा था हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर? हाइड्रोजन 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 के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1, इसका इलेक्ट्रॉन 1। तो ये क्या करते हैं, ये अपने डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। अच्छा, मैं भी आपको ये चीज़ क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें रेजोनेंस के कंसेप्ट समझने से पहले ये चीज़ समझनी जरूरी है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2, हमें पता है हमने स्ट्रक्चर बनाया था ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो ब्रेक किया 2,6 में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 4 6 2 4 6। अब देखो इसके 6 हैं, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ले लेगा। अब ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन उसके लेगा। दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 4 इलेक्ट्रॉन की। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हमें पता है कितनी कोवलेंट बॉन्ड बनती है? 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। ऐसे ही हमने नाइट्रोजन में किया था। नाइट्रोजन में कितनी बॉन्ड बन रही थी? 3। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था? 3। अच्छा, अब देखो, जो हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं हम किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है, उसके एटम्स के बीच में कितनी बॉन्ड बन रही है, वो होती है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड चीज़ है, मतलब आप इसको पहले क्या करोगे? पहले एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करोगे, निकालोगे कि एक्चुअल में कितना है बॉन्ड ऑर्डर, फिर आप उसको किसी थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे। जैसे हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला, हाइड्रोजन का हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर 1 है, एक्सपेरिमेंटली 1 है। ऑक्सीजन का एक्सपेरिमेंटली 2 है, नाइट्रोजन का एक्सपेरिमेंटली 3 है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या बनाया? लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स लिखे। और लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या फंडामेंटल चीज़ है कि हम उनका ऑक्टेट पूरा करेंगे, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, और उससे हमें पता चल जाएगा कि उनके बीच में कितने बॉन्ड शेयर हो रहे हैं और कितनी बॉन्ड बन रही है। जैसे देखो, ऑक्सीजन के बीच में आ गया, तो ये देखो अब इस केस में क्या हुआ, इन मॉलिक्यूल्स के केस में क्या हुआ? O2 H2 O2 और N2, इन 3 मॉलिक्यूल्स के केस में क्या हुआ कि जितना हमने बॉन्ड ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली हमारा निकला, उसको हमने एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है भाई। H2 का जो मॉलिक्यूल है उसका एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया ना हमने, एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर से एक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो गई कि हाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा था। कैसे 1 आया? बता दिया भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, उनका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 से 1 बॉन्ड बन गई, ठीक है। यानी कि हमने एक्चुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को सिर्फ एक लेविस स्ट्रक्चर बना करके एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ही ऑक्सीजन के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड ऑर्डर 2, मतलब रियलिटी में 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर? 2। उसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया? एक ही लेविस डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर दिया, एक ही लेविस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर दिया। भाई ऑक्सीजन के पास 6 थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 थे, तो 2 उसने उसके ले लिए, 2 उसने उसके ले लिए, दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई? 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। 4 इलेक्ट्रॉन से कितनी बॉन्ड बनी? 2। एक्सप्लेन कर दिया एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर से। ऐसे ही नाइट्रोजन के केस में बॉन्ड ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली कितना निकलता है? 3। उसको हमने एक ही लेविस डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ जो केस मैंने लिखे, यहाँ हमने एक्सपेरिमेंटली चीज़ को किससे एक्सप्लेन कर दिया? एक ही स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका एक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एक्चुअल प्रॉपर्टी को हम एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उस केस में हम एक से ज़्यादा लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं, और वो सारे के सारे लेविस डॉट स्ट्रक्चर मिलके उस एक एक्चुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करें। इस फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस,
ठीक है, देखो एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे तो क्या किया, बॉन्ड ऑर्डर 1 था हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। और उन चीज़ों को हमने एक्सप्लेन कर दिया लेविस स्ट्रक्चर लिख के। कितने कितने लेविस स्ट्रक्चर लिखे भाई हमने, यही तो लेविस स्ट्रक्चर लिखे ना, इनका एक एक लिखा तीनों का। एक एक लेविस स्ट्रक्चर ने ही उनकी एक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी मॉलिक्यूल की, H2 के मॉलिक्यूल की, O2 के मॉलिक्यूल की, N2 के मॉलिक्यूल की। लेकिन कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर ना एक्सप्लेन कर पाए, उस केस में हम एक से ज़्यादा लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं उस मॉलिक्यूल के, ठीक है। और वो सारे जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लिखते हैं वो सारे एक साथ मिलके फिर उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। देखो एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कार्बोनेट आयन का। कार्बोनेट आयन, अभी पहले हम इससे डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा। डेफिनेशन वही है, क्या बोल रही है डेफिनेशन भी, व्हेनेवर अ सिंगल लेविस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल इज देन सपोज्ड टू हैव मैनी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, मैनी स्ट्रक्चर्स, ईच ऑफ विच कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल बट नन कैन एक्सप्लेन ऑल दी प्रॉपर्टी। भाई एक लेविस स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन सारे मिलके उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, कि हम एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिख देते हैं और वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर मिलके उस मॉलिक्यूल की एक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देते हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस। देखो फॉर एग्जांपल कार्बोनेट आयन मैंने आपको बताया था, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको लिखना आता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। देखो ये हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखा था किसका, कार्बोनेट आयन का। ठीक है, अब भाई कार्बोनेट आयन का जब हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखा तो उसमें हम देखते हैं कि इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में तो है डबल बॉन्ड। ठीक है, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में है सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में भी है सिंगल बॉन्ड। तो आपको पता है कि जब दो एटम्स के बीच में, और दोनों क्या है, देखो सेम एटम है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, दो सेम एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बनेगी तो थोड़ा दूर दूर रहेंगे, डबल बॉन्ड बन गई तो थोड़ा और पास आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ गई तो थोड़ा और पास आ जाएंगे। मतलब जितने ज़्यादा बॉन्ड बढ़ती जाएगी एटम एक दूसरे के पास खिंच के पास पास आते रहेंगे, उनका जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी होती जाएगी। समझ में आ गया, ये बात तो पता है भाई। जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, एक उंगली से खींचें, दो से खींचें, तीन से खींचें और पूरे हाथ से खींचें, या फिर गले लग जाएं किसी के, तो डिस्टेंस कम होगा ना। तो वैसे ही एटम्स के बीच में है, एक बॉन्ड बनेगी तो डिस्टेंस होगा ज़्यादा, दोनों के बीच में दो बॉन्ड बन गई तो और पास आ जाएंगे, तीन बॉन्ड बन गई तो और ज़्यादा पास आ जाएंगे। अब देखो भाई कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ तो है डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब ये क्या होनी चाहिए, छोटी, ये क्या होनी चाहिए, बॉन्ड छोटी, बॉन्ड लेंथ छोटा होना चाहिए। यहाँ बॉन्ड लेंथ और यहाँ बॉन्ड लेंथ दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन जब हम कार्बोनेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली का मतलब एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर, रियलिटी में कार्बोनेट आयन में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, तो हमें पता चलता है कि कार्बन और ऑक्सीजन जितने भी कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ हैं, तीनों की तीनों जो बॉन्ड लेंथ हैं वो सारी क्या होती हैं, ऑल 3 CO बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। जब हम एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, तीनों बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनने वाली तीनों बॉन्ड क्या है, इक्वल है, बॉन्ड लेंथ क्या है, तीनों की इक्वल है। तो भाई ऐसे कैसा हो गया, हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखा तो हमने उसमें देखा कि भाई एक में डबल बॉन्ड है, बाकी में सिंगल बॉन्ड है, तो इक्वल तो नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या होती है, छोटी, सिंगल बॉन्ड क्या होती है, डिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, डबल बॉन्ड में एटम्स का डिस्टेंस कम, सिंगल बॉन्ड में दूर दूर, तो इक्वल कैसे हो गया। तो ये अकेला लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इस एक्चुअल स्ट्रक्चर की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये अकेला लेविस स्ट्रक्चर जो हमने कार्बोनेट का बनाया है, ये अकेला स्ट्रक्चर
रियल वाले कार्बोनेट की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक से ज़्यादा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। एक से ज़्यादा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, वो सारे स्ट्रक्चर मिलके इस एक्चुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। देखो कैसे बनाऊंगा, देखो भाई रेजोनेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं डबल हेडेड एरो से। जैसे आपने एक स्ट्रक्चर बनाया फिर दूसरा बनाओगे तो बीच में क्या आएगा, डबल हेडेड एरो, दोनों तरफ क्या लगेंगे, एरो लगेंगे। ठीक है, देखो भाई आपको ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो सारी क्या है, बराबर है। ठीक है, और जो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया वो 1 से ज़्यादा था, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया वो क्या था, 1 से ज़्यादा था, और बॉन्ड लेंथ क्या थी, सबकी बराबर। तो हम क्या करेंगे, जो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है भाई, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है, बराबर है। तो हमें पता है सिंगल बॉन्ड तो तीनों के बीच में है, सिंगल बॉन्ड तो तीनों के बीच में, सिंगल तो यूं भी रहेगी। मूव कौन कर रहा है, मूव कर रहा है डबल बॉन्ड। ठीक है, मूव क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड, मतलब जो डबल बॉन्ड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तीनों एटम्स के बीच में। यहाँ पे जो हमने डबल बॉन्ड देखी वो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तीनों एटम्स के बीच में। तो हम इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर में हमने डबल बॉन्ड कार्बन और इस ऑक्सीजन एटम के बीच में रखी, तो दूसरे स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, कार्बन और इस ऑक्सीजन एटम के बीच में रख देंगे, तीसरे स्ट्रक्चर में हम कार्बन और इस ऑक्सीजन एटम के बीच में रख देंगे। देखो कार्बन, अब ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड आ गई, अब दूसरे स्ट्रक्चर में क्या कर देंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ कर देंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर और बनाओ, CO। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गई, यहाँ डबल बॉन्ड आ गई, बचा कौन सा, ये वाला, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड लानी पड़ेगी। अब ये कितने लेविस स्ट्रक्चर्स हो गए, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, और ये हो गया हमारा एक्चुअल। एक्चुअल वाले को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो भाई अब देखो इसको दोबारा से देखो, अब ये 3 लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने। अब तीनों में से अगर मैं एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर को उठाऊं तो अकेला लेविस स्ट्रक्चर एक्चुअल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन तीनों मिलके एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो रेजोनेंस का फिनोमिना क्यों आया, देखो यहाँ पहले ही लिखा है कि ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। क्या है ये, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल का मतलब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, रियलिटी में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। ये हमने क्यों लेके आए रेजोनेंस के कंसेप्ट को भाई, क्योंकि हमें मॉलिक्यूल की एक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना था। हम उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी को लेविस डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, अकेले लेविस डॉट स्ट्रक्चर से। तो हमने कुछ और तरीका सोचा भी कैसे हम एक्चुअल मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो उसके लिए क्या आया हमारे पास कंसेप्ट, रेजोनेंस। ठीक है, क्या है, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। अब देखो, अब मैंने एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिख दिया, ये कार्बोनेट का एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिख दिया, ये जिसमें डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के बीच में थी। दूसरे में क्या चला गया, ये डबल बॉन्ड इसके बीच में आ गई। तीसरे में क्या हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गई। तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ गई और यहाँ भी आ गई, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, तो ये तीनों स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर बना, हम मान के चलते हैं कि ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो किसका हाइब्रिड है, इन तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब मिक्स, हाइब्रिड का मतलब मिक्स। जैसे आपने 3 चीज़ें ली, ठीक है, करते हो ना घर में, मिक्सी में जूस निकालते हो तो क्या करते हो, 3 फ्रूट लिए, ठीक है, मैंगो ले लिया, बनाना ले लिया, कुछ और ले लिया, और दूध डाल के क्या बना दिया, उसको मिक्सी में उसका जूस बना दिया, हाइब्रिड बना दिया, उसको मिक्स कर दिया। ठीक है, वैसे ही ये हमने कार्बोनेट के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब देखो ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर सही हैं, लेविस स्ट्रक्चर कार्बोनेट के ये तीनों सही हैं। आप एक को भी गलत नहीं बोल सकते कि इनमें से एक भी गलत है, गलत नहीं है, सारे के सारे सही हैं। देखो यहाँ भी कार्बन की ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा, यहाँ भी कार्बन का ऑक्टेट पूरा, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा, यहाँ भी कार्बन का ऑक्टेट पूरा, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा। तीनों में से एक भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर गलत नहीं है, एक भी लेविस स्ट्रक्चर गलत नहीं है।
लेकिन यहाँ हमने डबल बॉन्ड इन दो के बीच में रख दी, यहाँ डबल बॉन्ड इन दो के बीच में, यहाँ डबल बॉन्ड इन दो के बीच में, ताकि ओवरऑल जो सेकंड बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, ओवरऑल जो सेकंड बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, वो हम ऐसे दिखा सकें कि वो तीनों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तीनों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये तीनों मिलके एक्चुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अकेला अकेला नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं भाई रेजोनेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस। तो अब देखो डेफिनेशन, whenever a single Lewis structure cannot explain all the properties of the molecule। भाई जब एक Lewis स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की एक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ना कर सके, सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ना कर सके, the molecule is then supposed to have many structure। ठीक है, तो molecule is supposed to have many Lewis dot structures, each of which can explain most of the property। हर एक कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा है, बट नन कैन एक्सप्लेन ऑल दी प्रॉपर्टी। भाई अकेला सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है, और सारे मिलके उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देंगे। ये हो गया हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। भाई जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना, वो तो रेजोनेंस हाइब्रिड ही है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। रियलिटी चेक, भाई वास्तव में क्या है, रियलिटी में कितना है बॉन्ड ऑर्डर, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं हम किसी और चीज़ से। जैसे H2O2 और N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या था, 1 था, 2 था और 3 था रिस्पेक्टिवली। तो हमने उसके बॉन्ड ऑर्डर को एक एक लेविस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर दिया था, वहाँ एक से ही एक्सप्लेन हो गया था। लेकिन कार्बोनेट के केस में एक लेविस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना पड़ा, एक से ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर लिखने पड़े, और वो सारे के सारे मिलके उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर गए, सारी प्रॉपर्टी को। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस। डिफरेंट लेविस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब जो है डिफरेंट हमने स्ट्रक्चर्स बनाए, इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डिफरेंट लेविस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और एक्चुअल वाले को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल वाले को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। ये डबल हेडेड एरो लगाना पड़ेगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, दूसरा, फिर तीसरा, तो बीच में क्या लगाएंगे हम, डबल हेडेड एरो लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गए, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। और ध्यान रखें, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा हमारा, मोस्ट स्टेबल। भाई रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल क्यों होगा रेजोनेंस हाइब्रिड? भाई एक्चुअल में तो यही एग्जिस्ट करता है ना, ये तीनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते। ये तो हम किस पे बना रहे हैं, ये तो हम कॉपी पे बना रहे हैं। ठीक है, कॉपी पेज पे बना रहे हैं। ये तो हम सिर्फ, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं लेविस स्ट्रक्चर, हम सिर्फ कॉपी पे बना रहे हैं। एक्चुअल जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा है, कार्बोनेट का एक्चुअल मॉलिक्यूल कैसा है, ऐसा। सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल। सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये तीन स्ट्रक्चर बनाए और मान लिया कि इन तीनों का मिक्स होके क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ये बनेंगे वैसे किस पे, कॉपी पे बन रहे हैं, यानी कि ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अभी हम एक दो एग्जांपल और लें, इसको नोट कर लें सारे। अभी हम एग्जांपल लेंगे ओजोन का, ओजोन के मॉलिक्यूल का। अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें कैसे रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रेजोनेंस हम वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पर एक सिंगल लेविस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वहाँ लिखते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि रेजोनेंस वहाँ यूज़ होगा। जहाँ एक ही स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देगा, वहाँ रेजोनेंस यूज़ नहीं होगा। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल 2 हम क्या ले रहे हैं, ओजोन का मॉलिक्यूल O3। देखो मैंने आपको ओजोन का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, लेविस स्ट्रक्चर भी बना दिया था हमने ओजोन का, और उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट कर लिया था। अब हम फटाफट एक बार दोबारा बनाते हैं। देखो भाई O। ठीक है, ये होता है ना ओजोन O3। अब ओजोन में जब हमने लेविस स्ट्रक्चर बनाया था ओजोन का, तो वो ऐसे बना था।
ठीक है, ऐसे बना था भाई इसका लेविस स्ट्रक्चर ओजोन का। भाई ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, मतलब 3 ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड और एक के बीच में सिंगल बॉन्ड। ये बनाया था हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम एक्चुअल मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं, एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो हमें पता चलता है कि ओजोन के अंदर भी जो सारी बॉन्ड लेंथ हैं वो सारी बॉन्ड लेंथ क्या होती हैं, इक्वल। कितनी इक्वल? 128 पिकोमीटर। ये डिस्टेंस है 2 एटम्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब बॉन्ड लेंथ कितनी? 128 पिकोमीटर। दोनों क्या हैं? सेम है। ठीक है, अब देखो भाई एक्चुअल मॉलिक्यूल तो आया ये, बॉन्ड लेंथ आ गई सेम। जब हमने लेविस स्ट्रक्चर बनाया तो हमने देखा यहाँ तो भाई डबल है, यहाँ सिंगल है, तो सेम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डबल जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होती है उसका डिस्टेंस होता है 121 पिकोमीटर, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होती है उसका होता है 148 पिकोमीटर। इतना डिफरेंस होता है। देखो 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगी तो मतलब दूर दूर प्रेजेंट होंगे, उन्हीं 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड आ गई तो मतलब पास पास आ गए। लेकिन जो एक्चुअल मॉलिक्यूल आया वो आया ये, इसमें बॉन्ड लेंथ कितनी थी? 128 पिकोमीटर। तो देखो ना तो प्योरली डबल बॉन्ड है, ना तो प्योरली डबल बॉन्ड है, ना प्योरली सिंगल बॉन्ड है, दोनों के किस में आ गया? बीच में आ गया। किस में आ गया? दोनों के बीच में आ गया। भाई ना तो 121 पिकोमीटर है बॉन्ड लेंथ, 121 से तो है ज़्यादा और 148 से है कम। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है ओजोन का ये। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक से ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर लिखेंगे। किसके? ओजोन के। एक स्ट्रक्चर देखो हमने ये लिख दिया, दूसरा स्ट्रक्चर लिख देते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर लिख देते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या करेंगे भाई? एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ रखी तो दूसरे स्ट्रक्चर में क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड इधर रख देंगे। ये बन गया हमारा सेकंड। अब इसके अलावा आप कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना नहीं सकते, इसके अलावा आप कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन 2 का बना नहीं सकते, इसका ओजोन का बना नहीं सकते 2 के अलावा जो इसको एक्सप्लेन कर दे। और ठीक है, तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखो डबल बॉन्ड एक बार यहाँ है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ है। एटम की पोजीशन क्या है? फिक्स है। मान लो जैसे आपने ये एटम को रखा 1, ये एटम को रखा 2, ये एटम को रखा 3, ठीक है, तो यहाँ भी ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। एक स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड थी, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड थी। दूसरे स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है और 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ भी है और डबल बॉन्ड यहाँ भी है, तो इन दोनों का अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, हाइब्रिड बनेगा तो वो कैसे बनेगा? देखो डबल बॉन्ड भाई यहाँ भी है तो डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है तो डबल बॉन्ड यहाँ भी है। ये क्या बन गया? रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखो, रेजोनेंस क्या है? एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक बातें। रियलिटी में तो सिर्फ ये ही एग्जिस्ट करता है, ओजोन रियलिटी में सिर्फ ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने 2 लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना दिए। भाई एक्सप्लेन करना है, हम क्या करते हैं यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हमें फाइनल रिजल्ट तो मिल जाता है, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं थ्योरीज दे दे के। अच्छा भाई यूनिवर्स ऐसे क्रिएट हुआ होगा, मतलब बिग बैंग थ्योरी, उसने थ्योरी दी कि बिग बैंग हुआ होगा, बाद में वो थ्योरी गलत प्रूफ हो गई, भाई ऐसा तो कुछ नहीं था, ठीक है। तो मतलब हम रिजल्ट देखते हैं, फिर रिजल्ट देख के पीछे थ्योरी देते हैं कि ऐसा हुआ होगा या इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिजिक्स वाले ज़्यादातर यही तो करते हैं ना, नेचर के फिनोमिनाज को स्टडी करते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें भाई ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है, बाद में देखा गया कि हाँ कोई ग्रेविटेशनल फोर्स था वो खींचता है नीचे चीज़ों को, ठीक है। तो भाई ऐसे ही ये केमिस्ट्री में रेजोनेंस क्या है? एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। एक्चुअल में तो सिर्फ ये ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने अलग अलग लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना दिए 2, ठीक है। और ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, रियलिटी में तो सिर्फ ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो कॉपी पेन पे एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ हम कॉपी पेन पे बना रहे हैं इनको, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 बना दिए। और फिर हमने मान लिया कि इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आ गया? अभी मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशंस फॉर राइटिंग दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि 2 एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम रूल्स देखेंगे, भाई क्या क्या रूल हमें फॉलो करने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखने के लिए, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल के हम किसी के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, किसी के 3 लिख रहे हैं,
ठीक है। तो उनको लिखने के लिए क्या क्या रूल्स, क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको रब करता हूँ। रूल्स फॉर, लिखे नोटबुक में सारे, रूल्स फॉर राइटिंग दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रूल्स फॉर, इसको रब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसी में ही मैं आपको समझाऊंगा वो सारे के सारे रूल्स। रूल्स फॉर राइटिंग दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रूल्स फॉर राइटिंग दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो फर्स्ट रूल क्या है, पोजीशन ऑफ एटम्स should remain same, position of atoms should remain same in all the resonating structures, in all the resonating structures। देखो भाई फर्स्ट रूल है कि जो एटम की पोजीशन है वो फिक्स रहेगी, मतलब सेम रहेगी। यहाँ देखो, यहाँ जो ऑक्सीजन को हमने 1 माना था वो इसमें भी 1 ही है, ये सेम ऑक्सीजन है, ये नहीं कि ये ऑक्सीजन हमने इधर कर दिया, ये ऑक्सीजन इधर कर दिया, नहीं, एटम फिक्स कर रखे हैं, ये 1 2 3, फिर सेम यूं का यूं 1 2 3। फर्स्ट वाले में हमने दिखाया कि 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, इसमें दिखा दिया कि हमने 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, ताकि एक्चुअल डबल बॉन्ड क्या है, दोनों के तीनों के पास है। एक्चुअल जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, तीनों के पास है इक्वली, तभी तो बॉन्ड लेंथ बराबर है, ठीक है। समझ में आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट है कि पोजीशन ऑफ एटम शुड रिमेन सेम इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, in all the resonating structures the bonding and non-bonding electron pairs will remain same। भाई सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी हम लिखेंगे उन सब के अंदर बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर सेम रहेंगे। देखो क्या मतलब है भाई, देखो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने लिखा, इसमें जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको कैलकुलेट करो। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से हैं, जो बॉन्ड में नहीं आए, जो मतलब लोन पेयर है, ठीक है। कितने लोन पेयर, देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 12, 6 2 और 4 कितने हो गए 12। 12 कितने हैं इसके पास, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ देख लो 2 2 4 2 6 और 6 12, यहाँ भी क्या है 12 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दोनों में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर। अब बॉन्डिंग देख लो, यहाँ पे बॉन्डिंग 2 और 2 डबल बॉन्ड, भाई एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनी तो 2 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन और सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम हैं, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। समझ में आ गया, सेकंड पॉइंट समझ आ गया। इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स द बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल रिमेन सेम। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब हम लिखेंगे तो उसमें क्या होगा भाई, सिर्फ या तो लोन पेयर मूव कर सकते हैं, या तो लोन पेयर मूव कर सकते हैं, या ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड तो यूं की यूं रहेगी, सिंगल बॉन्ड देखो यूं की यूं है, मूव कौन कर रहा है, डबल बॉन्ड मूव कर रही है ना, ये डबल बॉन्ड एक बार तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गई, एक बार तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गई, और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ गई, डबल बॉन्ड मूव कर रहा है इसके बीच में इसके बीच में, ठीक है। तो मूवमेंट किसका होगा, मूवमेंट किसका होगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी। ये इन दोनों की मूवमेंट होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की या फिर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, अभी हम पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, जब आपकी सिंगल बॉन्ड बनी ना इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। फिर आपकी दो बॉन्ड बन गई 2 के बीच में, तो इसको बोलते हैं सेकंड वाली को पाई बॉन्ड। 3 बॉन्ड बन गई, 3 बॉन्ड बन गई तो फर्स्ट वाली को सिग्मा, दूसरी को पाई और तीसरी को भी पाई, ऐसे, ठीक है। तो अकेली सिंगल बॉन्ड बनती है उसको बोलते हैं सिग्मा,
दूसरी बनेगी उसको बोलेंगे पाई, तीसरी बनेगी उसको भी पाई। तो रेजोनेंस में क्या होगा, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन। अब वो डबल बॉन्ड के भी हो सकते हैं और वो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी और लोन पेयर की मूवमेंट होगी। तो हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे डीलोकलाइजेशन। भाई लोकलाइजेशन होता है फिक्स हो जाना, लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन मींस फिक्स हो गया। डीलोकलाइजेशन का मतलब मूव कर रहा है, ठीक है। लोकलाइजेशन मतलब फिक्स, डीलोकलाइजेशन मतलब मूव कर रहा है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन मूव करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ में आ गया। सो डीलोकलाइजेशन ऑफ ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का ही डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट, ये नोट कर लिए सबने। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। भाई मतलब सिमिलर एनर्जी के होने चाहिए। जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे हो 1 2 3 4 ऐसे, उनकी एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए, उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने लिख दिया वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, दूसरा लिख दिया वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स should have nearly the same energy। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव नियरली द सेम एनर्जी। जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे उनकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख दिए हमने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के रूल लिख दिए, ठीक है। ये रूल हमें ध्यान में रखने हैं। एटम की पोजीशन फिक्स रखनी है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम रखने हैं, एनर्जी लगभग सेम रखनी है, और मूवमेंट किसकी होगी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स की। पाई इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बता दिया, सेकंड बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ये होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलो अब हम एक एग्जांपल और लेंगे। ओजोन देख लिया हमने, कार्बोनेट देख लिया हमने, अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था हमने। कैसे बना था कार्बन डाइऑक्साइड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑक्सीजन के पास भी ऑक्टेट पूरा, इसके पास भी ऑक्टेट पूरा, ठीक है, समझ में आ गया। भाई हमने बनाया था ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। अच्छा देखो भाई, जो कार्बन ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड होती है, कार्बन ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 121 पिकोमीटर। जो कार्बन ऑक्सीजन की ट्रिपल बॉन्ड होती है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 110 पिकोमीटर, ठीक है। देखो समझो एक बार, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो 121 पिकोमीटर। ट्रिपल बॉन्ड है तो मतलब एक बॉन्ड है और बढ़ गई, और पास आ गए कितना, 110 पिकोमीटर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं CO2 के मॉलिक्यूल को, एक्सपेरिमेंटली जब इसका ऑर्डर निकालते हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ निकालते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ इसकी आती है 115 पिकोमीटर। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। एक्चुअल जो बॉन्ड लेंथ आई कार्बन और ऑक्सीजन की वो दोनों बराबर आई, और कितनी आई बॉन्ड लेंथ, 115 पिकोमीटर। 115, भाई देखो 2 बॉन्ड होती तो 121 होता, 3 बॉन्ड होती तो और पास आ जाते 110 हो गए। अब आया कितना, एक्चुअल आया कितना, 115, मतलब दोनों के बीच में आया। तो मतलब ना तो डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, दोनों के
बीच में, यानी कि कितनी बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में? 2.5 बॉन्ड, 2.5, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5। अब भाई इस चीज़ को तो हम एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या कि 2.5 बॉन्ड कैसे बनी? नोबडी कैन एक्सप्लेन, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये फिनोमिना यूज़ कर रहे हैं कि कौन सा फिनोमिना? रेजोनेंस का फिनोमिना। अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। कैसा? देखो मैंने आपको बोला था कि मूवमेंट किसकी होगी? पाई इलेक्ट्रॉन की या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की। पहली जो बॉन्ड बनती है उसको बोलते हैं सिग्मा, दूसरी जो बनी उसको बोलते हैं पाई। यहाँ भी पहली जो बनी सिग्मा, दूसरी जो बनी पाई, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। मैंने आपको बताया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में या तो पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, ठीक है। तो देखो चलो करते हैं, दोनों की मूवमेंट करते हैं और बनाते हैं हम स्ट्रक्चर। देखो C डबल बॉन्ड O, ये रहे दो लोन पेयर। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन, ठीक है भाई। दोनों ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो क्या कर सकते हैं? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकते हैं भाई। ये दो इलेक्ट्रॉन ले गया ऑक्सीजन, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले गया ऑक्सीजन, तो देखो क्या बनेगा? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 थे। ये 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो 6 हो गए और नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उसका नेगेटिव चार्ज। भाई यहाँ रह गई सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर, यहाँ आ गई सिंगल बॉन्ड, यहाँ अगर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो कार्बन का ऑक्टेट तो क्या हो गया भाई? इनकम्प्लीट हो गया, बेचारे के पास 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, ऑक्टेट तो पूरा नहीं है। तो क्या करेंगे? जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ मूव करी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना देता है। तो एक्चुअल क्या बनेगा? ऐसे ये बन गया एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो समझ में आई होगी बात। देखो एक बार फिर से सुनो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, ठीक है। मैंने आपको बोला है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में या तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। मैंने बोला कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन, ठीक है भाई। ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर लिख रहे हैं हम। कौन से हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है ये? इमेजिनेशन कर रहे हैं। किसको एक्सप्लेन करने के लिए? इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये ले गया तो वो भी तो ले सकता था सेम टाइम पे, ये और वो, ठीक है। हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर सकें। ये तो हम कॉपी पे ड्रॉ कर रहे हैं, इसका नहीं पता हमें, एग्जिस्ट नहीं करते ये, ठीक है। एग्जिस्ट तो यही करता है बस, एक्चुअल जो CO2 है वो यही है। ये तो हम हाइपोथेटिकल बना रहे हैं, काल्पनिक बातें हैं, सिर्फ उसको समझाने के लिए भी। अच्छा ऐसे करके वहाँ ऐसे पहुँचेंगे हम, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दी इन्होंने। भाई बॉन्ड ऑर्डर देखो 2.5 आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? 2.5। नॉर्मल हमने स्ट्रक्चर बनाया था तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन एक्चुअल कितना आ रहा है? 2.5, क्योंकि बॉन्ड लेंथ 115 है, 121 और 110 के बीच में है। यहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों के बीच में, यानी 2.5 आना चाहिए। तो ये क्या कर स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं? एक बार इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, एक बार इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे और फिर कह देंगे कि दोनों का हाइब्रिड होकर बन गया ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो एक बार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले गया तो इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए तो बन गया ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या किया? दूसरे केस में किया कि ये वाली बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले गया ये और इसने इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ, तो क्या बन गया? O ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ठीक है। समझ में आ गया भैया? आ गया ना समझ में? एक्चुअल बनाया था हमने ये तो हो गया नॉर्मल। अब इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो वो देगा, ये स्ट्रक्चर बना दिया एक, उधर इलेक्ट्रॉन गए तो एक ये स्ट्रक्चर बना दिया। तो भैया ये बना दिए हमने, ठीक है, ये बना दिए। और इनका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बन गया? इनका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बन गया? ये वाला, जो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो हमने एक्चुअल स्ट्रक्चर को लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना करके एक्सप्लेन कर दिया। एक से ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर बनाने पड़े, इस फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस। और जो ये स्ट्रक्चर बना है ये क्या है? सिर्फ हाइपोथेटिकल है, इनकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा? ओके चलो आज हम लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक
एक एग्जांपल और, वरना लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एग्जांपल तो बहुत सारे हैं इसमें, इसको हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, वहाँ और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ हम कंपैरिजन करेंगे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेता हूँ बेंजीन का। बेंजीन, क्लास 10th में तुमने पढ़ा होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर। देखो क्लास 10th में तुमने एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर देखा होगा बेंजीन का। ठीक है, ये देखा है ना, और फॉर्मूला भी पता था तुम्हें इसका। भाई फॉर्मूला कितना है, C6H6। ये हर एक क्या है, कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तुमने क्लास 10th में पढ़ा था। लेकिन एक्चुअल बेंजीन ये नहीं होता। भाई एक्चुअल बेंजीन कैसा होता है, सारी बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेंजीन की, इक्वल। सारी बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल। ठीक है, तो भाई अब इसको एक्सप्लेन करना है। इसको एक्सप्लेन करना है तो हम दो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया। अब दूसरा बनाएंगे हम, दूसरा। ठीक है, दूसरा बना दिया ये। भाई देखो डबल बॉन्ड सारे में घुमानी है। डबल बॉन्ड क्या करनी है, सारे के अंदर घुमानी है। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ थी, फिर सिंगल डबल सिंगल डबल। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो डबल वाले की छोटी होनी चाहिए बॉन्ड लेंथ, सिंगल वाले की बड़ी, फिर डबल की छोटी, सिंगल की बड़ी। ठीक है, एक्चुअल में क्या आया, सबकी बराबर। तो अब क्या करो, जहाँ सिंगल है वहाँ डबल कर दो, जहाँ डबल है वहाँ सिंगल कर दो, बस सिंपल। ये दो स्ट्रक्चर बन गए भाई। देखो अब अगर इसको तुम बोलो 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन की नेमिंग कर दी तुमने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन एटम है। अब देखो इनका मिक्सचर बनाओ, रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गई, ठीक है। 2 और 3 के बीच में आ गई, 3 और 4 के बीच में आ गई, 4 और 5 के बीच में आ गई, और 5 और 6 के बीच में भी आ गई, 5 और 6 के बीच में आ गई, और 6 और 1 के बीच में आ गई। देखो इन दोनों ने मिलके एक्चुअल मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दिया। ये कौन सा फिनोमिना है, रेजोनेंस का फिनोमिना है। समझ में आ गया। अब तुम्हें एक बात और तो पता चल गई होगी कि रेजोनेंस की वजह से हो क्या रहा है। रेजोनेंस की वजह से ऑल बॉन्ड लेंथ्स बिकम इक्वल। रेजोनेंस की वजह से क्या कारस्तानी हो रही है, सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल हो रही है। ठीक है, समझ में आया ना भाई। जहाँ जहाँ रेजोनेंस हो रहा है तो क्या कर रहा है, बॉन्ड लेंथ को बराबर बांट रहा है। ठीक है, रेजोनेंस का रोल किसकी तरह, एक माँ की तरह है। ठीक है, समझ लो बस प्यार से। रेजोनेंस का रोल क्या है, एक माँ की तरह है। भाई यहाँ डबल बॉन्ड लेके बैठा था, यहाँ बेचारा ये सिंगल वाला था, ये डबल लेके बैठा था, ये सिंगल वाला, यहाँ ये सिंगल था, ये डबल था। तो रेजोनेंस का क्या इफेक्ट होता है, एक माँ की तरह इफेक्ट होता है। वो सबको ना चीज़ें बराबर बांट के दे देगी। एक बच्चे के पास दूध की थैली है, बेचारे के पास 12 रुपये वाली, एक के पास थोड़ी अच्छी फैट वाली दूध की थैली है, ठीक है, 15 रुपये वाली या 18 रुपये वाली है। तीसरे बच्चे के पास 20 रुपये वाली, 25 रुपये वाली, और चौथे बच्चे के पास फुल क्रीम। ठीक है, एक माँ के सपोज करो 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के पास क्या एक एक थैली दूध है। ठीक है, सबसे कम फैट वाली मतलब समझ लो पानी है, ठीक है, और एक ले रहा है फुल क्रीम। ठीक है, अब माँ देख रही है, माँ ने क्या किया, चारों की थैली ले ली। ठीक है, क्या जो बेटा उसने क्या किया, चारों की थैली लेके मिक्स करके और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बराबर। तो यही काम किसका है, रेजोनेंस का है। वो सबके बीच में बराबर बॉन्ड लेंथ कर देगा। ठीक है, समझ में आया भाई। ठीक है, चलो 4 एग्जाम्पल हो गए। अब मैं तुम्हें कुछ 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, वो तुम खुद से ड्रॉ करना। उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम खुद से ड्रॉ करोगे, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एंड एंजॉय। अच्छा, एक बना लेना तुम भाई नाइट्रेट का, एक बना लेना तुम सल्फेट का, और एक बना सकते हो तुम कार्बन मोनोऑक्साइड का। चलो इन 3 का तुम ट्राई कर लेना। ठीक है, इन 3 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तुम बना लेना। ठीक है, चलो लिखो। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता हूं जो आपको रेजोनेंस के रिगार्डिंग याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स भूलना नहीं है बिल्कुल भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। देखो भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है, उनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो लिख लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दे डोंट हैव रियल एग्जिस्टेंस। भाई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है उनकी, कॉपी पेन पे लिखते हो बस तुम, ठीक है, हाइपोथेटिकल है वो पूरा का पूरा फंडा, ठीक है। तो ये क्या है, इनके बीच में नो रियल एग्जिस्टेंस है। अब देखो द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर, सेकंड पॉइंट लिखो, द मॉलिक्यूल does not exist for certain fraction of time, in one form, and the molecule does not exist for certain fraction of time in one form and other fraction of time इन अदर फॉर्म। भाई देखो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए A B C+D, लेट करो, ठीक है, और ओरिजिनल स्ट्रक्चर था E, ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर था E को एक्सप्लेन करने के लिए हमने 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो मॉलिक्यूल है वो कुछ टाइम के लिए A में एग्जिस्ट करता है, फिर कुछ टाइम के लिए B में एग्जिस्ट करता है, C में एग्जिस्ट करता है, D में एग्जिस्ट करता है, ये मतलब नहीं है, ठीक है। एग्जिस्ट तो वो हमेशा किस में करेगा, E में ही एग्जिस्ट करेगा। ABCD तो हम सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया, द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन फॉर्म, एक कैनोनिकल फॉर्म में। वन फॉर्म कौन सी, लिख लो इन वन कैनोनिकल फॉर्म, या कैनोनिकल लिख लो। The molecule does not exist for certain fraction of time in one canonical form and other fraction of time in other form। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए इसमें एग्जिस्ट करता है, कुछ के लिए इसमें, और फिर हम क्या करेंगे उसका इक्विलिब्रियम ले लेंगे, E बन गया वो, नहीं, एग्जिस्ट तो वो इसमें ही करता है, बस यही जानते हैं, इसी को जानते हैं हम। ये सारा फंडा तो हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी, ठीक है, ड्रामेबाजी उसको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो सेकेंड पॉइंट हो गया। अब लिखो थर्ड पॉइंट, there is no equilibrium between existence of equilibrium among resonating structures। भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता। इक्विलिब्रियम तुम्हें पता है, ठीक है भाई, जहाँ फॉरवर्ड भी जाए बैकवर्ड भी जाए बराबर सेम रेट से, उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम में। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता। एग्जिस्ट तो सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड ही करता है, उनको तो हम सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम अमंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द मोलिक्यूल हैज ओनली वन स्ट्रक्चर। भाई मॉलिक्यूल के पास तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर ही होता है। द मॉलिक्यूल हैज ओनली वन स्ट्रक्चर, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। भाई मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक स्ट्रक्चर है और वो कौन सा है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लिखें, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी लोवेस्ट। भाई हम जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए और फाइनल जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इन सब में से सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, रेजोनेंस हाइब्रिड की। और आपको पता है केमिस्ट्री में जितनी कम एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसकी एनर्जी सबसे कम। सो एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी लोवेस्ट, ठीक है। इससे लो एनर्जी किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की नहीं हो सकती। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड की,
ठीक है, समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। एनसीईआरटी ने इसको स्पेशल मेंशन कर रखा है, किस नाम से, मिसकंसेप्शन के नाम से। एनसीईआरटी में स्पेशली मेंशन किया है इनको कि लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन होता है, भ्रांति होती है रेजोनेंस को लेके। कौन कौन सी भ्रांतियां? वो मान लेते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की रियल एग्जिस्टेंस होती है, नहीं, एग्जिस्टेंस तो सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड की होती है, ये फालतू तो फेक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग रेजोनेंस। अच्छा चलो, अब हम कुछ 2-3 क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, कुछ हम 2-3 क्वेश्चंस करते हैं रेजोनेंस के ऊपर। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, दैट हाउ मैनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन, हाउ मैनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर नाइट्रेट आयन। ठीक है, इसके लिए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हो? तो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं 4, 5, 3 या 6। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर नाइट्रेट आयन। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, चलो 3 है। ठीक है, ये अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना, आंसर मैंने बता दिया। जैसे कार्बोनेट के बनाए हैं वैसे ही नाइट्रेट के बना लोगे। नाइट्रेट का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना के एक और डबल बॉन्ड को घुमाते रहना, बन जाएंगे उसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखो, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO bond length, correct order of increasing CO bond length for CO, CO2, CO3 2 नेगेटिव विल बी। देखो भाई, आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है इनको। ठीक है, कि किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग यानी सबसे ज़्यादा वाला सबसे इधर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी सबसे कम वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, उससे ज़्यादा वाला, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तीनों का आपको। ठीक है, ये मैंने टेस्ट में भी दिया था। कार्बन मोनोक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाला था? 3 निकाला था लेविस डॉट स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो किसका हो जाएगा? CO का। उससे कम CO2 का अभी हमने देखा है डबल और ट्रिपल के बीच में होता है, यानी कि 2.5 मान लो। ठीक है, तो ये हो गया 2.5। और फिर क्या हो गया? कार्बोनेट का। क्योंकि देखो कार्बोनेट में क्या होता है, कार्बोनेट में देखो अभी पढ़ाया था, कार्बोनेट में देखो भाई एक एक तो सिंगल बॉन्ड है सबके पास। क्या है? एक एक सिंगल बॉन्ड है सबके पास, और एक होती है डबल बॉन्ड, उस डबल बॉन्ड को घुमाते हैं हम। ठीक है, और एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा कि सारी बॉन्ड लेंथ बराबर। अब देखो कार्बोनेट के केस में एक डबल बॉन्ड ही तीनों के बीच में घूम रही है, तो मतलब वही डबल बॉन्ड इधर भी शेयर, इधर भी शेयर, इधर भी शेयर, मतलब एक सिंगल बॉन्ड 3-3 में बट रही है। तो कितना हो गया? कितना आया एक के पास? 0.33। एक बॉन्ड है, तीनों के पास एक बॉन्ड तो है, और एक डबल बॉन्ड तीनों के पास इक्वली शेयर हो रही है, तो मतलब उस एक को क्या कर दिया? 3 से डिवाइड कर दिया, तो कितना बना? 0.33। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1 + 0.33, मतलब 1.33 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इसका तो हो गया 2.5, इसका 3, और CO3 2 नेगेटिव में क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर 1.33। तो ये आ गया हमारा ऑर्डर। ठीक है, ये आ गया हमारा ऑर्डर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी में आपको बतानी भूल गया। देखो भाई, जैसे ये लेट करो कि ये ABCD, ठीक है, ये मैंने 3 ले लो, चलो ठीक है। जैसे कार्बोनेट लिया था ना आपने, कार्बोनेट के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने थे। ठीक है भाई, हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अपनी एक एनर्जी होती है।
इसकी एनर्जी लेट कर लो E1 है, इसकी E2 है, इसकी E3 है। अब एक होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर D, एक्चुअल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। उसकी एनर्जी मान लो E4 है, ठीक है भाई। 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाए, मैंने बोला था कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की एनर्जी क्या होनी चाहिए? नियरली सेम, ठीक है, नियरली सेम मतलब आसपास होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल होगी वो नहीं कह रहे, ठीक है। E1 E2 E3 और ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। अभी पढ़ा था हमने कि रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी क्या होगी? सबसे कम, यानी कि E1 E2 E3 इन तीनों में से सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? इन तीनों से सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? E4 की। मतलब E4 क्या है? मोस्ट स्टेबल। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कौन सा है? रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड की तो एनर्जी हमेशा कम होगी, लेकिन जो आपने 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखे हैं इन तीनों में से भी कोई एक ऐसा होगा, इन तीनों में से भी कोई एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसकी एनर्जी इन तीनों से कम है। जैसे E1 E2 E3 आपने 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स लिखे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखे, तीनों में से लेट करो, तीनों का एनर्जी ऑर्डर ऐसा है कि E2 लेस देन E1 लेस देन E3। ये है, लेट किया है मैंने, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, उनकी एनर्जी है, और मैंने बोला कि लेट करो कि एनर्जी ऑर्डर ये है कि E2 की एनर्जी कम, E1 की कम और E3 की सबसे ज़्यादा। E2 की कम, फिर E1 से, E1 की कम E3 से, ठीक है। और इन तीनों से भी कम किसकी है? E4 की, जो कि हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो कि हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब देखो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? रेजोनेंस एनर्जी होती है डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। देखो एक मिनट, स्क्रीन में दिख रहा है साफ? दिख रहा है, ओके। रेजोनेंस एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ लोवेस्ट कैनोनिकल, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मतलब वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसको माइनस कर दो, किसमें से? रेजोनेंस हाइब्रिड में से। तीनों में से सबसे कम एनर्जी किसकी? E2 की, तो E2 को माइनस कर दो E4 में से, ये क्या आ जाएगी? रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? भाई 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है E4, इनकी लेट कर लो E1 E2 E3। सबसे कम मैंने बोला किसकी होगी? सबसे कम तो रेजोनेंस हाइब्रिड की होगी, यही सबसे मोस्ट स्टेबल है, तभी मॉलिक्यूल एक्चुअल में इसी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो E4 मैंने बोला, E4 की एनर्जी तो क्या होगी? E4 की एनर्जी इन तीनों से कम होगी, ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टेबल का मतलब है सबसे कम एनर्जी वाला। सबसे कम एनर्जी वाला कौन है? E2 है, तो E4 में से रेजोनेंस हाइब्रिड में से E2 को माइनस कर दो, एनर्जी जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगी? रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आज हमने पूरा रेजोनेंस का कंसेप्ट पढ़ लिया, उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, और ज़्यादा डिटेल में इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, आपको पता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रेजोनेंस को और अच्छे से पढ़ेंगे, फिर वहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन भी करेंगे, भाई किसकी एनर्जी, जैसे मैंने बोला ना 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में E2 लेट करो कम है, फिर E1 है, फिर E3 है, वो हमें पता कैसे चलेगा? वहाँ भी हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि जिससे हम डिसाइड कर सकें कि अच्छा इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से सबसे कम एनर्जी वाला ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। वहाँ हम डिसाइड करेंगे, वो हम रूल्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसके बाद फिर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आज के लेक्चर में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।